क्लास 12th सब्जेक्ट इको। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है और नाम है चैप्टर का बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कमर्शियल बैंक्स पढ़ने वाले हैं और सेंट्रल बैंक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर अभी हम देखेंगे। जैसे हम इस टॉपिक में सबसे पहले क्या कवर करेंगे, कमर्शियल बैंक देखेंगे, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस देखेंगे, मनी क्रिएशन देखेंगे और क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे। ऐसे ही हम सेंट्रल बैंक्स को देखेंगे और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक्स को देखेंगे। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक्स, ये क्या होते हैं और इनका डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा कमर्शियल बैंक। पहले हम कमर्शियल बैंक्स देखेंगे। कमर्शियल बैंक इज प्राइमरी यूनिट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम लाइक अदरवाइज, ये प्राइमरी यूनिट है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, जैसे कि हम दूसरी यूनिट्स के साथ हम देखते हैं। लाइक अदर बिजनेसेस कमर्शियल बैंक ऑल्सो एम टू अर्न प्रॉफिट, कमर्शियल बैंक का भी एम क्या होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के हमारे कस्टमर्स को सर्विसेज दी जाती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कमर्शियल बैंक होता क्या है, आंसर और राइटिंग में आपको क्या लिखना है, आपको जो लिखना है वो ये मेरा स्केच इतना धीरे क्यों चल रहा है, चलिए ओनली टेक्स्ट हाईलाइटेड करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक, मार्कर ही नहीं चल रहा मेरा, चलिए कोई नहीं, बहुत धीरे हो रहा है इसमें, कोई नहीं, आई डोंट नो ये क्यों नहीं रन कर रहा है। मैं यहां से इसको बेटा ऐसे ही मार्क कर रही हूँ। ठीक है, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म द फंक्शन, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, जहां वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन्स को देता है, इन्वेस्टमेंट पर खुद के प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश करता है। तो कमर्शियल बैंक भी सेम वही काम करते हैं जो सेंट्रल बैंक्स काम करते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं ये ध्यान रखिए, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से बैंक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जस्ट आपका रीडिंग का पार्ट है, इससे बस नॉर्मल रीड कर लेना। ठीक है, इससे बस एक बार गो थ्रू हो जाना। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। जो हमारे राइटिंग लिखते वक्त दो पार्ट मेंशन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसके दो फंक्शन दिखाओगे, एक दिखाओगे प्राइमरी, एक दिखाओगे सेकेंडरी। यहाँ आपने बनाया प्राइमरी, यहाँ आपने बनाया सेकेंडरी। मैं ना सुनो मेरे को आंसर राइटिंग आ गई है, बताओ। मैं कह रहा था कि आंसर राइटिंग तो समझ में आ गई है, आप सीधा सीधा समझा दो, मैं जहाँ मेरी गलती होगी जब मैं भेजूंगा ना तो उसके बाद करेक्ट कर देना। अभी आप वो चीज दोबारा वो फ्लो चार्ट में मत समझाओ, कि एक बार मेरे को पता चल जाएगा ना कि किस टाइप से बनाना है अपने आप फ्लो चार्ट, कि क्या लिखना है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं और कैसे परफॉर्म कर रहा है वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस प्राइमरी फंक्शन भी आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक होता है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को भी इन्होंने दो तरीके से बांटा है। तो आप देखना इन सब की ना ऐसे ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। तो जब आप बनाओ ना, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब आप खुद से भी प्रैक्टिस करो ना ऐसे वाले फ्लो चार्ट की, तो ना एक या तो पिन पेज लेना, नहीं तो आप एक काम करना, जो जैसे रफ पेजेस होते हैं ना, बिल्कुल आप ना ऐसे लंबाई में नहीं बनाना, ऐसे चौड़ाई में बनाना है। मतलब आपको कोई चीज ऐसे नहीं बनानी है, आपको ऐसे बनानी है। बोर्ड की आंसर शीट होती है, हाँ वैसे बनानी है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे फायदा ये रहेगा कि ना आपको पता लगता रहेगा कि हमें कैसे बनाना है, कितने पेज में कौन सा आंसर कवर होगा। अगर आप बना भी रहे हो तो वो कितनी लेंथ ले जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है।
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये सबसे मेन डिपॉजिट फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक का। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को। अब हम देखते हैं डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट कौन सा होता है? दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल, जो हम दोबारा रीपे कर सकते है, ठीक है। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन। मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में भी, कि सेविंग अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल अकाउंट होता है जिसमें हम कुछ पैसा रखते हैं, बट जो करंट अकाउंट होता है, जिनके बिजनेस चल रहे होते हैं, जिनका डेली ट्रांजेक्शन होता है, उन लोगों के करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट हमेशा याद रखना बिजनेसमैन से, ऐसे ध्यान रख लो। सी फॉर करंट, सी से पहले क्या आता है? बी, तो बी फॉर बिजनेसमैन, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो वो क्या करता है, देखो उसमें लिखा भी है, बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन, जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय द चेक, ये कैसे करते हैं? चेक्स के थ्रू करते हैं। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। रादर बैंक इम्पोज सर्विस चार्जेस, जबकि बैंक उन पे क्या लगाता है? सर्विस चार्जेस लगाता है। अब आता है फिक्स्ड डिपॉजिट और आता है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, जिसे हम कहते हैं एफडी या टीडीज। क्या कहते हैं हम जिसे? एफडीज या फिर टीडीज। फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से ही समझ में आ रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपके एक फिक्स्ड टर्म के लिए रोक कर रख दिया जाए, उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, टर्म डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट या रेफर्स टू दोज डिपॉजिट इन विच अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक के साथ होता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ समय के लिए। जैसे मान लो आपने 50,000 जमा कर दिए, आपने उसकी एफडी करा दी, एफडी फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट। इनके शॉर्ट फॉर्म्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉमन लेमैन भाषा में ना हम सबसे ज्यादा यही सुनते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। मैंने 5 साल के लिए करा दी, तो 5 साल से पहले मैं उस पैसे को निकाल नहीं सकती, ये क्या हो गया? फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है। सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉयबल चेकेबल फैसिलिटी, इसके अंदर चेक की फैसिलिटी कोई भी नहीं होती है। दीज डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे अभी इस टाइम पर जो आपका फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 6.5%। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिक्स डिपॉजिट कभी भी सेम नहीं रहता। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने पहले तक जो एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट था वो 7% चल रहा था। ये मैं इसलिए इतना बता पा रही हूँ शॉर्टी के साथ क्योंकि मैं अपडेट रहती हूँ। अब इतनी रामायण मत लिखना, बस आपको जो समझ में आ रहा हो कॉमन बेसिक्स वो लिख देना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी को चार्ट बेसिस के ऊपर, जो आपके इसमें ऊपर समराइज कर रखा है इन लोगों ने। चेक फैसिलिटी करंट डिपॉजिट में है? हाँ है। फिक्स डिपॉजिट में है? नहीं है, ठीक है। रिटर्न इंटरेस्ट पेमेंट इसके अंदर है? नहीं है जी। चेक डिपॉजिट करंट डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता। फिक्स डिपॉजिट में मिलता है? हाँ मिलता है, तभी तो हमें 6.5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या हम करंट डिपॉजिट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? हाँ जी करते हैं, तभी तो वो करंट अकाउंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर हम जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही तरीके से ट्रांजैक्शन उसमें हो सकती है। पहला तब जब आप एफडी कराओ, जब आप पैसे जमा कराने जाओ। हाँ बोलो। अब कर दो स्टार्ट। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बताऊं, दोबारा समझाऊं ये टेबल? हाँ हाँ चलो ठीक है, फिर दोबारा से देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो ये है ना, आप ये टेबल समझ जाओगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देती हूँ पहले। चलिए अब हम आते हैं इसी पर ही, ठीक है। पहला, चेक फैसिलिटी करंट डिपॉजिट में है? हाँ है, हम चेक के थ्रू ही इसको डिपॉजिट्स में देखते हैं। एफडी में है? नहीं, एफडी में तो नहीं है क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स टर्म के लिए। इंटरेस्ट रेट ऑफ पेमेंट क्या करंट डिपॉजिट में है? नहीं है जी, इसमें नहीं है। किस में हो सकते हैं? सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में हो सकते हैं। वही जो मैंने अभी आपको बताया, कितना परसेंट चल रहा है? 6.5% चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करंट डिपॉजिट में है? हाँ जी है, तभी तो वो करंट अकाउंट है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया, बिजनेसमैन जितने भी होते हैं उनका करंट ट्रांजेक्शन चलता है, डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन चलता है। तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? फिक्स डिपॉजिट में नहीं होंगे, सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? करंट डिपॉजिट में होंगे। फिक्स डिपॉजिट में ट्रांजेक्शन हम कैसे कर सकते हैं बच्चे? फिक्स डिपॉजिट में हम कैसे कर सकते हैं? जहां हम सिर्फ पहली बार पैसा डाल रहे हैं, दैट इज द ट्रांजेक्शन। जब हम पैसा निकाल रहे हैं मेच्योरिटी होने पर, मेच्योर होने पर, मेच्योर यहाँ पे होने का मतलब
मतलब है, जैसे मान लो मैंने 5 साल का टर्म टेन्योर रखा है, तो मेरे 5 साल पूरे होंगे तभी वो पैसा निकल सकता है। ठीक है, यहाँ 2 तरीके की ही सिर्फ ट्रांजेक्शन होती है, एक पहली शुरुआत में और एक लास्ट में, एंडिंग में। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं सेविंग डिपॉजिट, जो हम जैसे लोगों के होते हैं, आम लोगों के। सेविंग डिपॉजिट इट्स अ कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ, इसमें दोनों तरीके के फीचर होते हैं, करंट के भी और फिक्स डिपॉजिट के भी। तो आप इसमें मिला जुला करके दोनों के कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हो। आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको पता है सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें हम पैसा डाल भी सकते हैं, पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, कुछ % हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, हम फ्रीक्वेंटली यूजेस भी कर सकते हैं, पैसे को निकाल भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। दैट्स इट। इसमें हमें चेक की फैसिलिटीज भी मिलती हैं। समझ आया? ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां हम पढ़ेंगे एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है, एडवांसिंग ऑफ लोन के अंदर जो हमें ये वाला पोर्शन देखना था। ठीक है, एडवांसिंग ऑफ लोन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एडवांसिंग ऑफ लोन में भी देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, यहां हमें देखने को मिलेंगे 3 तरीके से, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। तो लोन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक, वो डिपॉजिट जो बैंक रिसीव करता है, आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, जिसे हम आइडल के तौर पर नहीं देख सकते हैं। सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश, जब हम कैश रिजर्व कर लेते हैं एक टाइम बाद, द बैलेंस इज गिवन टू नीडी टू बोरोवर्स, इंटरेस्ट इज चार्जेस फॉर्म विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। हम देखते हैं यहाँ पर कि बैंक उन्हें कुछ एक टाइम बाद, जब हम बैंक से थोड़ा बहुत पैसा और लेने जाते हैं, तो बैंक हमें क्या देने लग जाता है? लोन देने लग जाता है। समझ आ रहा है जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, अब हमारे लोन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं जो हमें कमर्शियल बैंक्स लगाते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर एग्जांपल में पढ़ा था, जैसे SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, दीज आर द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कैश क्रेडिट कौन सा होता है? अभी कितने तरीके के लोन्स या फिर एडवांस हमें देते हैं। एक होता है हमारा कैश क्रेडिट, एक होता है हमारा डिमांड लोन्स, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। पहले देखते हैं कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट रेफर टू अ लोन, ये वो तरीके का लोन है गिवन टू अ बोरोवर, जो बोरोवर को दिया जाता है अगेंस्ट द करंट एसेट, उसके करंट एसेट्स के लिए, जैसे कि उसने कहीं शेयर्स में लगा रखा हो, स्टॉक में लगा रखा हो या फिर बॉन्ड्स में लगा रखा हो। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर आता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स क्या होता है? डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम, जहां पर हम बैंक से किसी भी टाइम पर जाकर लोन की डिमांड करते हैं, दैट विल बी द डिमांड लोन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स, दे आर द गिवन ऑफ पर्सनल लोन्स। ये कैसे होते हैं? पर्सनल लोन्स होते हैं जिसके लिए हमें कुछ टाइम बाद हमें उस लोन को चुकाना पड़ता है। चुकाना तो हमें सारे लोन पड़ते हैं, बट द टाइम विल बी द शॉर्टर rather than the loans. ठीक है, the money is credit to the account of the borrower, borrower के अकाउंट में वो जो है मनी चला जाता है, borrower विड्रॉ करता है। ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह देख दाख के लोन का ग्रांट जो होता है वो वापस उनको पे करता है। दैट्स इट। शॉर्ट टर्म लोन ऐसे समझो पर्सनल लोन्स होते हैं। डिमांड लोन्स वो होते हैं जब पूरा डिमांड है एक बोरोवर को, एंटायर सम करके उसको दिया जाता है। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट वो होता है जहां हम हमारे बोरोवर को, मतलब लोन के बदले में उससे कोई करंट एसेट रखवाते हैं, जैसे स्टॉक हो गए या उसके शेयर्स हो गए। ठीक है, स्टॉक मार्केट देखते हैं आज के टाइम पे हम, है ना, म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, फंड्स में जब हम पैसा लगवा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? इन एडिशनल टू प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द सेकेंडरी फंक्शन। भैया अब देखिए कि पहला काम तो इन लोगों का क्या था कि प्राइमरी फंक्शन के अंदर वो ये सारे काम करें। एडवांस लोन भी हमने कितने तरीके के देखे बेटा? 3 तरीके के देखे थे। तो इसकी ब्रांचेस ऐसे खुलनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? ये आप ना, जो मैं यहाँ पर आपको ये ऐसा ये वाला फ्लो चार्ट जो दिखा रही हूँ, ये एक ही पिन पेज पर बनाना। ठीक है, उसमें ये सब कुछ फिल कर देना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। बैंक इन सभी काम के अलावा और काम भी करता है। सेकेंडरी फंक्शन कैसे? जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज करता है, एजेंसी फंक्शनिंग करता है। ठीक है, एजेंसी फंक्शनिंग के अंदर भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जर्नल यूटिलिटी फंक्शन करता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब पहले हम ये देखते हैं। अब इसमें हमें कितने देखने को मिले जी? इसमें हमें देखने को मिले 4 पॉइंटर्स। तो अब इन 4 को आप कैसे बनाना, इसी टेबल के अंदर मैं आपको शो कर रही हूं। ऐसे करके 4 पॉइंट एक पिन पेज पे लेके ये 2 बनाना,
ठीक है, और ऐसे यहां पर लेके ये 2 बनाना, समझे? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता लग जाएंगी, बस आपको इसे बस फिल करना है, ठीक है, याद रखने के पर्पज से। देखिए सेकेंडरी फंक्शन में पहला क्या हमने देखा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवर ड्यू हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। जितना भी उसका लिमिट है उसके अकॉर्डिंग उसे देखा जाता है, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज जनरली टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये कैसे दी जाती है, कस्टमर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट, कस्टमर को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू द बैंक अमाउंट ऑफ ओवरड्रॉन। वो तो करना ही पड़ेगा जी, जब कस्टमर प्रॉपर तरीके से अमाउंट नहीं चुका पाएगा तो उसे बैंक को क्या देना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, इट रेफर टू फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ बिल, जिसके नाम पर बिल है, होल्डर ऑफ बिल एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंट। उसे किस चीज का डिस्काउंट मिलता है, बिल का डिस्काउंट मिलता है विद द बैंक, बैंक से बिफोर द मेच्योरिटी, पूरा मेच्योरिटी होने से पहले। अगर हम पहले पैसा दे देते हैं तब की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन, कमीशन हटाने के बाद बैंक पे द बैलेंस ऑफ द होल्डर, जैसी कमीशन वगैरह हट जाती है तो बैंक क्या है, वो होल्डर को जो भी अमाउंट है वो पे कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एजेंसी के फंक्शंस। एजेंसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंड्स को ट्रांसफर करना, कलेक्ट करना पेमेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म से, परचेज करना फॉरेन एक्सचेंज को या फिर सेल करना, परचेज करना और सेल करना सिक्योरिटीज को, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी को देखना, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स को देखना, लेटर रेफरेंसेस को देखना। अब ये हो सकता है कि हमें बाकी भाई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना ध्यान रहे, तो आप क्या करोगे, जब भी सेकेंडरी फंक्शन लिखोगे तो 4 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। याद करना कैसे है, इतनी सारी चीजें तो हमें याद हो नहीं सकती हैं अभी, तो आप क्या करना, इन सबके सिर्फ नाम याद कर लेना, ठीक है। नाम तो हम याद कर सकते हैं, अगर अंदर का रहा ध्यान तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो कुछ नहीं, बट नाम सही जगह लिख के आना, ठीक है। अब हम देखते हैं जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा कमर्शियल बैंक और क्या क्या सर्विसेज देता है, हमें लॉकर देता है ना, लॉकर की फैसिलिटी हर एक बंदे को देता है। ट्रैवलर चेक्स भी देता है कस्टमर को कि अगर आप कहीं जर्नी वगैरह के लिए जा रहे हैं, कुछ खराब हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, तो आपके ट्रैवलिंग चेक्स भी बैंक देते हैं। लेटर टू क्रेडिट भी देता है, कस्टमर को सर्टिफाई करता है उस चीज से। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज भी रखता है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज कौन से क्या है, अब ये देखते हैं। कमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडरटेक द टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटी। ये क्या है, एज अ पब्लिक हैज फेथ, पब्लिक के पास एक फेथ होता है कि उन्हें क्रेडिट वर्थनेस मिली है उनको बैंक से। पब्लिक डू नॉट हेजिटेट, तब पब्लिक जो है वो हेजिटेट नहीं होती। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जब आप बैंक के पास एक हैंड रिटन एप्लीकेशंस लेके जाते हो ना कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे ऐसे चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को वो चाहिए, तो ये सिक्योरिटीज भी बैंक देता है। बैंक आपको साफ बोलता है मैडम एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम ये ठीक कर देंगे। तो वो क्या अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज है कि आप अपनी हैंड रिटन राइटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, हमें इस बात की सिक्योरिटी दे रहे हो, ये होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, एज यूजुअल सारा डाटा कलेक्ट करता है, पब्लिश करता है स्टैटिक्स के तौर पर, हमारे ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के तौर पर, ठीक है। कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करता है। यूज दीज डिपॉजिट्स टू गिव लोन, और इन डिपॉजिट्स को किस फॉर्म में इस्तेमाल करता है, एज अ लोन, ठीक है। लोन ऑफर मेनी टाइम, बहुत बार लोन ऑफर्स करा जाता है, डिपॉजिट्स किए जाते हैं बैंक के अंदर, और यही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मनी क्रिएशन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी क्रिएशन क्या होता है बैंक की भाषा में, तो आपको ये आंसर लिखना है। समझ आया इतना, ठीक है। मनी क्रिएशन क्या है और क्रेडिट क्रिएशन क्या है, अभी तक हमने इस चैप्टर के क्या पॉइंट पढ़े हैं, कमर्शियल बैंक पढ़ा है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होता है और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, चलिए ठीक है। क्या होता है पहले वो समझते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक, सारी एक्टिविटीज में से एक और एक्टिविटी है। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। इस प्रोसेस के थ्रू जो बैंक होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपने क्रेडिट्स को क्या करते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, बना पाते हैं।
ठीक है, विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट, जिसे हम प्राइमरी डिपॉजिट्स के तौर पर देखते हैं। ये प्रोसेस की वजह से इस प्रोसेस को या फिर हम दो अजम्पशन से समझ सकते हैं, दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। द इंटायर कमर्शियल बैंक इज वन यूनिट, पूरी एक कमर्शियल जो बैंकिंग सिस्टम है उसे हम क्या समझते हैं, एक यूनिट समझते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, बैंक देते हैं। ठीक है, हम ही समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी इससे। ठीक है, ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, जितनी भी तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं, रिसीट होती हैं, वो सारी हम कैसे रन करवाते हैं, बैंक्स के थ्रू करते हैं। ऑल द पेमेंट थ्रू द चेक, सभी तरीके की पेमेंट्स कैसे हो रही हैं, चेक से हो रही हैं। ऑल द रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इन द बैंक, और सभी तरीके के जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ जमा हो रहे हैं, बैंक्स में जमा हो रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, द डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक आर यूज फॉर गिविंग लोन्स, डिपॉजिट कैसे देखे जाते हैं, लोन्स के जैसे देखे जाते हैं। कमर्शियल बैंक ग्रांट लोन टू द बोरोवर्स, कमर्शियल बैंक लोन देता है बोरोवर्स को, ओपनिंग अ डिपॉजिट अकाउंट, उनके नाम से एक अकाउंट खोलता है ऑफ द बोरोवर एंड क्रेडिट द लोन, और उनके अकाउंट में एक लोन का अमाउंट डाल देता है। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिपॉजिट, इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसका एक अकाउंट ओपन कराया जाता है ताकि उसमें लोन का पैसा डाला जाए। इतना समझ लो, समझ आया? पक्का? ठीक है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, बैंक कभी भी आपको पूरा का पूरा लेंडिंग के लिए पूरा डिपॉजिट नहीं देता। इट इज लीगली कंपलसरी फॉर द बैंक, ये लीगली कंपलसरी है बैंक के लिए टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन, ताकि वो एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन के तौर पर आपको डिपॉजिट एज अ रिजर्व के तौर पर दे सके। इसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशो, LRR, या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशो, इसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, या फिर RR जिसे हम रिजर्व रेशो कहते हैं। अब ये तीनों ही टर्म एक ही हैं, ठीक है। इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, और ये किसके थ्रू फिक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स के थ्रू फिक्स होते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्का? बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट, बैंक 100% रिजर्व नहीं रख सकता डिपॉजिट के अगेंस्ट में। दे कीप रिजर्व ओनली एक्सटेंड इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, ये कब रिजर्व रख सकता है, जब सेंट्रल बैंक इन्हें इंडिकेट करेगा, जब इन्हें बताएगा। ठीक है, अब भैया इतना हम रामायण कर रहे हैं, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट ये क्या होता है, अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है वो समझो, वो इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट, ये कौन सा डिपॉजिट होता है बेटा, कैश डिपॉजिट होता है ऑफ द पीपल, जो लोगों ने अपने अकाउंट में जमा कराया होता है विद द कमर्शियल बैंक के थ्रू इन द डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या टर्म डिपॉजिट अकाउंट में, या फिर किसी भी तरीके का डिपॉजिट। ठीक है, जैसे मैंने अपने अकाउंट में जाके 10,000 डलवाए, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट। ये मैं किसी भी तरीके से डलवाऊं, ये क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये वर्ड पूछ लिखे तुम्हारी हवाइयां उड़ा देंगे वो लोग। क्या है, डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये सेकेंडरी डिपॉजिट ही है, इतना ध्यान रखो। ये वो डिपॉजिट होता है विच अराइज ड्यू टू लोन्स, जो कैसे आता है सामने, लोन्स के थ्रू होता है, गिवन बाय द बैंक, जो बैंक देता है लोगों को। तो पहला डिपॉजिट कौन सा हो गया, ये वो डिपॉजिट हो गया जो हम जमा करते हैं एज अ पब्लिक हमारे सेविंग अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा हो गया, जो बैंक हमें देता है पैसा हमारे अकाउंट्स में इन टर्म्स ऑफ द लोन पर्सपेक्टिव। समझ आया? ठीक है, सम ऑफ द टोटल प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट, अगर हम सम करें प्राइमरी डिपॉजिट का और सेकेंडरी डिपॉजिट का, इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल होगा, डिमांड डिपॉजिट के इक्वल होगा, जो कमर्शियल बैंक्स का होता है। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर। प्राइमरी डिपॉजिट को हम ऐसा क्या समझते हैं, सेविंग्स है। मैंने आज जाके 10,000 कराया, तुमने जाके आज 5,000 कराया, तो तुमने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराया, तो तुम्हारे लिए वो क्या, तुम क्या समझोगे उसे, मेरी तो सेविंग हो रही है ना, मैं भी उसे क्या समझूंगी, मेरी भी सेविंग हो रही है भाई, है ना। बट द पॉइंट इज दैट वो इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या हो रहा है जी, प्राइमरी डिपॉजिट्स हो रहा है। ठीक है, बट हम लोकल कॉमन लेमन भाषा में ये नहीं बोलते ना कि नहीं आज मैं प्राइमरी डिपॉजिट करा के आया हूं, सामने वालों को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना।
ठीक है। वाइल द सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडिकेट करता है बोरोइंग, जो हमने किससे ली है, बैंक से ली है। बोरोइंग का मतलब हमें पता है उधार, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक बहुत कोशिश करते हैं कि हमें दें, किसके टर्म्स में बेटा, लोन के टर्म्स में। जब आपका सिविल और सब चीजें अच्छी होती है तो बार बार लोन के फोन आते हैं ना घर पे, लोन ले लो, 5 लाख का लोन ले लो, 10 लाख का लोन ले लो, आपको उसमें ये भी मिलेगा, वो मिलेगा, XYZ चीजें मिलती है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व्स, क्यों ही हम इसे कैश रिजर्व्स के तौर पर देखते हैं। ये तो उन्होंने क्वेश्चन खुद पूछा है, ठीक है। अब इसका आंसर भी ये लोग खुद ही देंगे यहाँ पे, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। बैंक कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व्स बिकॉज प्रूडेंट बैंकर्स एंड बाय हिज एक्सपीरियंस नोज द टू थिंग्स, बैंकर्स दो चीजें जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वाई ओनली फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, क्यों फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स को कैश रिजर्वर्स के तौर पर जज किया जाता है या रखा जाता है, कैश रिजर्व्स को क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसके 2 कारण बताए इन लोगों ने, पहला और दूसरा। पहला क्या है, ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक, वो बिल्कुल भी बैंक को अप्रोच नहीं करते हैं, फॉर द विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो, और वो पूरा का पूरा अमाउंट भी नहीं निकालते। आपने कोई लोन लिया है, आपको मान लो आपके पास 15 लाख का लोन है, ठीक है। हम सोचते हैं नहीं यार 15 लाख बाद में काम आ जाएंगे, मैं इससे जूते खरीद सकता हूँ, मैं इससे घड़ी खरीद सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, आज ना मैं नहीं रहता हूँ, नहीं तो मैं 2 लाख निकाल लेता हूँ, नहीं तो मैं लाख भी रुपए निकाल लेता हूँ, मेरा आईफोन तो आ ही जाएगा, है ना। आप समझ रहे हो इससे क्या कि मैंने थोड़ा ही अमाउंट पैसा यूज करा है, बाकी का पैसा नहीं करा, क्योंकि बैंक वालों को पता है कि इतना निकालेगा तो उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक नोज कि कंज्यूमर किस आइडियोलॉजी से काम कर रहा है, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट, इसीलिए बैंक न्यू डिपॉजिट हमें बैंक्स को देता रहता है। देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और लगातार बैंक में नए तरीके के डिपॉजिट्स हमें रोज देखने को मिलते हैं। आज मैंने पैसे जमा करा है, कल तुमने करा दी, तुमने नहीं करा तो कल किसी और ने करा दिए, अलग तरीके से हर रोज बैंक्स को डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जाम्पल। अब हम एक सीधे सस्ते एग्जाम्पल से, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने, अब हम इससे क्या करेंगे, इसको समझेंगे मनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे मनी का क्रिएशन होता है। सपोज करते हैं इनिशियली और प्राइमरी डिपॉजिट, हम मानते हैं प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंक इज 1000 रुपीज, कितने का है, 1000 रुपए का है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने, मान लो मैंने 1000 रुपए जमा कराए हैं और उसके ऊपर LRR कितना लगा है आपका, 20% लगा है। इसका मतलब इट मीन्स बैंक रिक्वायर्ड टू कीप ओनली 200 कैश, तो बैंक कितने रुपए अपने पास रख सकता है, सिर्फ 200 रुपए रख सकता है एज अ कैश रिजर्व, ठीक है। आर फ्री टू लेंड, और 800 रुपए किसको दे सकता है, सामने वाले को एज अ लोन दे सकता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर आपको क्या बताया कि मैंने 1000 रुपए जमा कराए और बैंक ने उस पर कितने का लगाया बेटा, LRR 20% का लगाया, तो बैंक इसका मतलब क्या है, 200 रुपए एज अ कैश रिजर्व अपने पास रख सकता है और 800 रुपए फिर दोबारा वो किसी को दे देगा एज अ लोन। सपोज, ठीक है, सपोज करते हैं दे लेंड 800 रुपीज, उसने उसको दिए, बैंक डू नॉट लेंड दिस मनी, उसने उसको नहीं दिया, मतलब किसी व्यक्ति को भी लेंड नहीं करा, आई गिविंग अमाउंट इन कैश, कैश में नहीं दिया। दे आर ओपन बैंक अकाउंट इन द नेम्स ऑफ द बोरोवर्स हु आर फ्री विड्रॉ, जो फ्री हैं अपने अमाउंट को निकालने, 800 फॉर मेकिंग द पेमेंट्स, और किसी व्यक्ति ने आकर 800 रुपए पूरे के पूरे बैंक से ले लिए, ठीक है। एज ऑल द ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक, ये सभी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुई है। जैसे मैंने क्या काम करा, बैंक को जाके 1000 रुपए दिए, ठीक है, और मतलब बैंक ने 200 रुपए अपने पास रख के 800 रुपए उसे लोन पे चढ़ा करके तुम्हें 800 रुपए दिए और तुमने 800 का 800 पूरे खर्च कर लिए, ठीक है। द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर कम्स बैक इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, पर जब आप उसे वापस लाके दोगे, ठीक है, तो वो आप 800 रुपए दोगे एज यूजुअल जो आपने दिए बैंक से जो लिए, और आप अपने भी कुछ ना कुछ सेव कराओगे, तो वो ऐसे बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ाता जाता है। आपने अपना भी तो कभी ना कभी सेव करा होगा ना। अब ये बात हो रही है 1000 रुपए की, अब बैंक में लोग रोज कितना कितना पैसा जमा करते हैं,
अब आप उस हिसाब से लगाओगे तो ऐसे बैंक्स का काम लोन सेक्शन में चलता रहता है, समझे। विद अ न्यू डिपॉजिट, अब हम मान के चलते हैं 800 रुपए का न्यू डिपॉजिट आया, बैंक कीप 20% ऑफ कैश, बैंक ने फिर दोबारा 20% रख लिया। अब वो फिर यही काम करेगा, उसने 20% कैश रिजर्व रखा और लेंड कर दिया, बैलेंस कितना 640। बोरोअर यूज द लोन्स फॉर मेकिंग द पेमेंट, बोरोअर्स ने लोन्स का इस्तेमाल करा, विच गेन कम्स बैक इनटू द अमाउंट, वो वापस उसके रिसीवर के पेमेंट जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में आई। दिस टाइम बैंक डिपॉजिट रेज 640, अब इस बार उसने कितने कमाए, बैंक ने 640 रुपए कमाए, ठीक है। द डिपॉजिट कीप्स इंक्रीजिंग इन ईच राउंड, हर एक राउंड में क्या है, बढ़ता चला जाता है। अब राउंड बाय कितना हो गया, 80% हो गया। यहाँ ये आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप देखते जाओगे लोन बढ़ता जाएगा, वो 20% आप पे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग रेफर से समझाती हूँ। पहले 1000 रुपए था डिपॉजिट में, लोन दिया 800 रुपए का, 20% के हिसाब से 200 रुपए हो गया, ठीक है। पहले राउंड में 800 रुपए था, लोन रखा कितना 640, कितना हुआ उसका 160 रुपए। सेकेंड राउंड में 640 था, ठीक है, समझ रहे हो, लोन दिया 512 और हमें कितने का देखने को मिला, 120 का देखने को मिला, ठीक है। तो डिपॉजिट कितना हुआ 5000 का, लोन कितने हुए 4000 के, और LRR कितने का हुआ 1000 रुपए का हुआ। अगर आप ऐसे देखोगे, एज सीन इन द टेबल, बैंक आर एबल टू क्रिएट टोटल डिपॉजिट ऑफ 5000, बैंक ने कितने क्रिएट कर दिए अमाउंट 5000 के, विद इनिशियल डिपॉजिट, शुरू से लेके लास्ट तक के टर्म्स के डिपॉजिट है। 1000 रुपए से उसने 5000 बना लिए। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जो आपका था वो इनिशियल डिपॉजिट के 5 गुना ज्यादा है। 5 टाइम्स नथिंग बट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा क्या काम कर रहा है, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। समझ आ रहा है अभी आपको, यस, ठीक है। तो यह हमारा क्या काम कर रहा है, मनी मल्टीप्लायर का काम हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है, हम इसे कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने जो देखा, हमने कितने टॉपिक कवर करें बेटा, अभी तक हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ जी, क्रेडिट क्रिएशन देख रहे हैं अभी हम। सेंट्रल बैंक अभी आया नहीं है और सेंट्रल बैंक के फंक्शन भी नहीं आया, अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो वापस लेके चलती हूँ, अभी हम मनी मल्टीप्लायर देखेंगे। कहाँ है मनी मल्टीप्लायर, आ गया मनी मल्टीप्लायर। चलिए, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है अब हम ये देखेंगे, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर विच टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज ड्यू टू द गिवन चेंजेस इन डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर वो नंबर्स होते हैं बाय विच टोटल डिपॉजिट, जितने हमने टोटल डिपॉजिट करे हैं, कैन इंक्रीज ड्यू टू अ गिवन, जितने हमने डिपॉजिट करे उसका मल्टीप्लाई होता जाता है, ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर मैं नॉर्मल शब्दों में ये बात बताऊं तो कैसे होता है, मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है विच कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को बेस्ड ऑन द रिजर्व रेशो या फिर इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर, कि कितने उस पे इनिशियल डिपॉजिट्स हो रहे हैं और कितने उस पे क्रेडिट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है अभी हम वो भी देखते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक बार मैं वो ज्वाइन कर लेना दूसरा। अच्छा ठीक है, करो ज्वाइन करो। क्यों? ठीक है, तो हम कहाँ थे, मनी मल्टीप्लायर पे थे। ऑफ योर माइक। एक सेकंड।
चलिए, तो हम यहाँ पर अगेन स्टार्ट करते हैं। मनी मल्टीप्लायर देख रहे थे हम, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसका ये फॉर्मूला है जिसमें हम देखते हैं 1/, में LRR। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है। ऑफ योर माइक। कर रहा हूँ, एक सेकंड। चला ले, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम मनी मल्टीप्लायर देख रहे हैं यहाँ पर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? आई अगेन रिपीटेड, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर वो प्रोसेस होती है जहां पर कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट करते हैं क्रेडिट को ऑन द बेस ऑफ रिजर्व रेशो। किसके बेसिस पर करते हैं? रिजर्व रेशो के बेसिस पर करते हैं, या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स के बेसिस पर हमारे मनी मल्टीप्लायर्स काम करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है? कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इसे? इसका एक फॉर्मूला है 1/LRR, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो, इसके अलावा और कुछ मत ध्यान रखो। यहां इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे देखेंगे? कैलकुलेट द टोटल क्रिएशन इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़। जहां पर आपको कितना देखने को मिल रहा है? 1000 करोड़। LRR कितना है आपका? 12.5% है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप मैथ्स में करते थे वैसे ही करना है, ठीक है। गिवन क्या करना है? LRR करना है, जिसमें हम क्या देखेंगे? कितना है आपका? 12.5% है, तो ये क्या हो गया? 0.5%। 1/LRR इज द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर ऐसे ही निकाला जाता है, यही फॉर्मूला है इसके निकालने का। ये मैं अभी भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो 1/, में जितना आपको दे रखा है उतना, अब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 8 आंसर आएगा, ठीक है। और टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल क्रिएशन आ जाएगा क्रेडिट का। समझ आया इतना? एम आई ऑडिबल टू यू? आ गया। ठीक है। अगर आपको पेपर में ये चीजें नहीं याद आ रही, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे। एग्जाम्पल आता है तो ठीक, नहीं आता तो जयराम जी की मत लिखना, गलत लिख के मत आना, ठीक। बट डेफिनेशन और जो फॉर्मूला है वो सही लिख के आना। गिवन वगैरह लिख देना अगर तुम्हें उसमें पता लग रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक रेज नेशनल इनकम। ये जरूरी है जी। मनी क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक करते हैं वो क्या जनरेट करता है? हमारा नेशनल इनकम को जनरेट करता है। कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू मेनली इन्वेस्टर। किसको देता है जी? इन्वेस्टर्स को देता है, ठीक है। ये हम नेशनल इनकम वाले टॉपिक में जब करना होगा तब हम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? अभी तक हमने कमर्शियल बैंक पढ़ा है, समझ आया? हेलो, आ गया। ठीक है। अब हम कमर्शियल बैंक को हेलो, हाँ पूछो। मैं कह रहा था कि जो कंपार्टमेंट के पेपर से पहले कॉपी की रिवैल्यूएशन होती है वो कब होती है? कुछ डेट वेट पता है उसके बारे में? उसके बारे में मुझे ना बेटा ऐसे नॉलेज नहीं है, बट वो ना उसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है और वो ना आपके स्कूल से जाती है। आई थिंक उसका 1200 या 700 समथिंग कुछ कॉपी का चार्ज होता है, ठीक है। तब आपकी वो कॉपी ओपन होती है, ठीक है। बाकी मैं आपको कंफर्म करके फिर बता दूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटा? अपेक्स बॉडी होता है। अपेक्स, व्हाट इज अपेक्स? दिस इज द हायर अथॉरिटी, ठीक है। दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, ये सारे काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करते हैं। जैसे कि जितना भी जितने भी बैंक है पूरे इंडिया में, जो भी किसी कंट्री में, उन सबका एक बड़ा बैंक होता है जिसे हम सेंट्रल बैंक करते हैं। मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखता है कंट्री के, ठीक है। इट इज नोन एज अपेक्स, सुप्रीम बॉडी।
of the bank, it occupied top most position in the monetary banking system. Monetary मतलब होता है पैसा, मनी मेकिंग बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ी रेंज में सबसे बड़ी पोजीशन पे क्या आता है, हमारा सेंट्रल बैंक आता है. All the financial development countries that have own central bank, सभी के पास जितने भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके पास अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक है. इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक. इंडिया के पास भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. आरबीआई वो स्टैब्लिश्ड, कब स्टैब्लिश हुआ था ये पूछा जाता है, अप्रैल 1 अप्रैल को हुआ था 1935 में. ठीक है, इसके लिए एक एक्ट पास हुआ था. वो एक्ट कब पास हुआ था, 1934 में. आरबीआई के लिए एक्ट पास हुआ था 1934 में कि आरबीआई को बनना चाहिए, और वो स्टैब्लिश प्रॉपर तरीके से बना कब, 1935, उसके अगले साल. समझ में आया, समझ में आया. समझ आया, आ गया. डन. सेंट्रल बैंक नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से सेंट्रल बैंक्स को बुलाया जाता है. जैसे यहाँ पर इन्होंने यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से देख रखा है. इन यूएसए में से बोलते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम. हमारे इंडिया में से आरबीआई के नाम से जानते हैं, सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं. ठीक है, फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के वो देखना है. करेंसी को अथॉरिटी देना. हमारे यहाँ पे किसकी मोहर लगती है जी, आरबीआई की मोहर लगती है. आरबीआई के गवर्नर होता है ना, उसकी मोहर लगती है ना, तो हमें वो देखना है. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सभी बैंक को पैसे देने वाला है. बैंकर्स बैंक, सभी बैंकर्स का बैंक है ये. कंट्रोलिंग मनी, कंट्रोल करता है. ठीक है, सुपरवाइज भी है, सुपरवाइजर भी करता है, सुपरवाइजिंग भी करता है. सप्लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है. रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को. ठीक है, अब हम देखेंगे जो इसके काम है. ठीक है, पहले काम को देखते हैं. जैसे पहला काम क्या है, अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू. सेंट्रल बैंक हैज सोल अथॉरिटी फॉर इशू करेंसी इन द कंट्री. कंट्री की कोई भी करेंसी होगी, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 2 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो प्लास्टिक मनी हो, उन सब को अथॉरिटाइज कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा. इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज सोल राइट, आरबीआई के पास ही है, यूजिंग इशूइंग द पेपर करेंसी, की वही पेपर करेंसी को छाप सकता है जिसमें हमारे 1 रुपए का नोट, सिक्का और ये जो चीजें हमारे किसके पास आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास आती है. ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में क्या क्या चीजें आ रही हैं. द 1 रुपी नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी. 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के. किसके साइन होते हैं, हालांकि अब 1 रुपए का नोट नहीं देखा है या नहीं चल रहा है, पर उसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के. बाकी सभी तरीके के नोट पे किसके साइन होंगे, आरबीआई के गवर्नर के. इतना समझ में आया, किसके ऊपर किसके साइन होंगे. समझ आया, आ गया. ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी लायबिलिटी. ये क्या दिखाती है हमें, मॉनेटरी लायबिलिटी दिखाती है. बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू द बैंक करेंसी विद द एसेट. ये कैसे देखने को मिलता है, विद द बैंक एसेट. ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले फंक्शंस लिख देना. अब हम देखते हैं कैसे है जी नोट इशू में, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आती है. 5 के 5 पॉइंट याद करने हैं, लिखने हैं, यही लिखने हैं. इट लीड टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन. यही लीड करता है आपका यूनिफॉर्मिटी को नोट सर्कुलेट करने में. इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर. सेंट्रल बैंक्स को पावर देता है टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई. मनी सप्लाई करने का क्यों देता है, क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर उन्होंने यही मेंशन कर रखा है, क्योंकि करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. वो करेंसी जो हम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं वो भी एक मनी सप्लाई का पार्ट है. ठीक है, इट अनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरवाइजन. ये क्या दिखाता है हमें, सुपरविजन भी दिखाता है. किसके ऊपर, सभी सेंट्रल बैंक्स किसके ऊपर दिखाते हैं, इशूइंग द नोट. आप कोई भी नोट देखोगे उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर है ना, तो ये क्या दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है. और लोगों का फेथ भी दिखाता है. ठीक है, पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम. लोगों को बताते हैं, लोगों को इससे पता लगता है कि हमारा फेथ है किसमें, करेंसी सिस्टम में. इट हेल्प स्टेबलाइजेशन. ये स्टेबलाइजेशन करता है वैल्यू ऑफ करेंसी का, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो. समझ आया.
समझ आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, अब हम उसे देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो अथॉराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। माइक ऑफ करो। When government incur deficit in its budget, it's borrow from the central bank by selling its treasury bills. जब भी किसी भी छोटे मोटे बैंक के पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास पैसे नहीं होते तो वो अपने बिल्स को सेल करता है ताकि वो एक नई करेंसी बना सके, या फिर जब नहीं होते मोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसी आती है तब वो एक नई करेंसी लाता है। नई करेंसी हमने पहले देखी थी, कुछ टाइम पहले हमारे पास 2000 के नोट नहीं चलते थे, फिर मोनेटाइजेशन हुआ, मोनेटाइजेशन जैसे ही हुआ वैसे ही हमें 2000 का एक नोट देखने को मिला। ठीक है, ये सिर्फ एक मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, आरबीआई ऑफ द इंडिया एक्ट एज अ बैंकर, बैंकर का काम करता है, एक एजेंट का काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर है एक तरीके का सभी स्टेट बैंक्स का। कैसे? एज अ बैंकर, वो बैंकर है तो क्या क्या काम देखेगा? इट मेंटेन द करंट अकाउंट, ये सभी तरीके के करंट अकाउंट को देखेगा। फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को ध्यान में रखते हुए। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट, वो रिसिप्ट को एक्सेप्ट करेगा। मेक पेमेंट्स, पेमेंट्स करेगा फॉर द गवर्नमेंट। एक्सचेंज, आउट एक्सचेंज, आउट एक्सचेंज और एक्सचेंज वगैरह भी देखता है। ठीक है, और बैंकिंग, दूसरे तरीके के अदर बैंकिंग ऑपरेशंस को भी देखता है। ये लोन्स देता है एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर द टेम्परेरी पीरियड। जैसे अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मेरे को लोन देगा? नहीं, सरकार को। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आरबीआई है, किसी स्टेट के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक से जाएगा, आरबीआई से जाएगा, कहेगा मुझे इतना करोड़ का लोन चाहिए ताकि मैं ये इतना कर सकूं, और बाद में जब मेरी सरकार काम कर लेगी तो आपको उसको रीपे कर देगी। ऐसे काम करता है। ठीक है, एज अ एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द पब्लिक डेप्ट। एक एजेंट के तौर पर इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो पब्लिक डेप्ट को क्या कर सके? मैनेज कर सके। फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर हमारी इकोनॉमी कैसे रन करनी चाहिए, मॉनेटरी मैटर्स क्या क्या होते हैं, उनके अंदर भी ये काम करता है। बैंकर्स एंड बैंक सुपरवाइजर किस तरीके से ये काम करता है, ऊपर की रामायण मत लिखना। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के अंदर। 3 तरीके की इसके पास कैपेसिटी होती है। कैश रिजर्व्स की, सीआरआर की, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। और हम क्या देखते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्लियरिंग हाउस, ये सारी इसके पास अथॉरिटीज होती हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आएगा कंट्रोलर ऑफ द मनी एंड क्रेडिट, ये पढ़ना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनी ऑपरेशंस देखना है हमें। लीगल रिजर्व रेशियोज देखने हैं। एंड द लास्ट ऑफ द माइक क्रेडिट क्रिएशन देखना है, क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम देखना है। ठीक है, इसके ना मैं आपको हिंदी में मीनिंग्स लिख के दूंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। ये दिख रही है आपको टेबल? हेलो, दिख रही है? ठीक है, हमें टेबल दिख रही है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, हमें इस टेबल को याद करना है। जैसी ये टेबल दे रखी है हमें एज इट इज इस टेबल को याद करना है। मैं अभी आपको ना सेंट्रल बैंक के, बेटा माइक ऑफ करो, हेलो माइक ऑफ करो। देखिए, हाँ, तो मैं अभी आपको सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन करा रही हूँ। ठीक है, और जो ऊपर सेंट्रल बैंक के जितने भी वर्क हैं, जितने भी रेट्स हमने देखे हैं, वो सारे मैं आपको हिंदी में नोट्स बना के दूंगी, वो आपको जल्दी कवर होंगे ताकि किसमें क्या लिखना है, किसमें क्या लिखना है आपको एज अ पॉइंटर याद रहे। क्योंकि ऐसे तो आपको ना बहुत सारे रेट्स हैं, उसको अपनी भाषा में इजीली लिख पाओगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो आपको लिख के दूंगी अभी इस क्लास के थोड़ी देर बाद, नहीं तो मॉर्निंग तक मैं आपको वाले रेट्स सारे लिख के देती हूँ। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, ठीक है,
हिंदी में लिख के दूंगी, उसे याद करना, इंग्लिश में भी लिख के दूंगी, मतलब कॉमन भाषा होगी, आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। पर अभी मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हमारे दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, जिसका लास्ट में उन्होंने डिफरेंस बिटवीन दे रखा है। ये डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है, आपको उसे याद करना ही है। सेंट्रल बैंक क्या होता है वो देखना है, उसका मीनिंग देखना है। स्टेटस, ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। ये कमर्शियल बैंक क्या है, हर जगह पर एज अ सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं। ओनरशिप, ये कौन सेंट्रल बैंक कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। कमर्शियल बैंक जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो ओन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को बिना किसी प्रॉफिट के हिसाब से देखना। कमर्शियल का क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना। इशू ऑफ करेंसी, क्या इसके पास इशू करने का राइट है सेंट्रल बैंक के पास? हाँ जी है। इट हैज द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, सिर्फ वही है जो कर सकता है, और इसके पास कोई भी इशू नहीं है। पब्लिक से डील करता है डायरेक्टली? नहीं भाई, सेंट्रल बैंक कोई डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक की डील करते हैं डायरेक्ट। नंबर ऑफ बैंक्स, ये आपको सिर्फ बता रखा है कि इंडिया के अंदर कितने हैं सेंट्रल बैंक, सिर्फ एक ही है। पूरे इंडिया में सेंट्रल बैंक सिर्फ एक है, आरबीआई। और कमर्शियल बैंक हर तरीके से हर स्टेट में अलग अलग जगहों पर हो सकता है, अलग अलग, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, ये सभी तरीके कमर्शियल बैंक की रेंज में आते हैं। ठीक है, इतना सब क्लियर है। इसके बाद में भी आपको वो वाले नोट्स देती हूँ जो सेंट्रल बैंक के वर्क के थे, कैश रेट, रेपो रेट, एलएलआर, एसएसआर, ये सभी की मैं भी आपको डिफाइंस देती हूँ करने के लिए। ठीक है, वो आप वहां से कवर करोगे, वहां से लर्न करोगे। अभी तक कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो तो मुझे बताओ। आ गया समझ में। पक्का? ठीक है, देखो मैंने भी आपको सेंट्रल बैंक भी बता दिया, सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक ये भी मैंने भी आपको समझा दिया। मुझे भी अब बस आपको क्या देना है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस देने हैं विद इन द हिंदी लैंग्वेज और द मिक्स लैंग्वेज। ठीक है, जैसे तुम इंग्लिश बोलते हो उस वाली भाषा में मैं आपको लिख के दूंगी, वो उसी तरीके से याद करना है और उसी तरीके से याद रहेंगे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आने वाली कल की क्लास में हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। और किसके साथ डिस्कस करेंगे? फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक के साथ। पहले मैं फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक आप थोड़ा बहुत समझा दूंगी, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख लेना रिलेटेड विद द बैंकिंग चैप्टर। समझ आया? आ गया। ठीक है, तो कल हम क्या क्या करने वाले हैं? कल हम बैंकिंग के अंदर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक करने वाले हैं, और फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर आज चल रहा था जिसके नोट्स मैं आपको दूंगी, उस नोट्स की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, मतलब अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी रात तक में, और हम वो चैप्टर नोट से करेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर करने से अच्छा सैंपल पेपर सोल्व करवा दो फिजिकल एजुकेशन के, वो जल्दी समझ में आएंगे, उससे नंबर भी आ जाएंगे पास होने लायक। चैप्टर बाय चैप्टर करूंगा तो रह ही जाएगा फिजिकल एजुकेशन। पहले तो भी आपको क्या करना है बताओ आप मुझे। पहले भी यही चीज हुई थी, यूट्यूब से चैप्टर पढ़े थे तब भी अटक गया था, अब भी ढंग से चैप्टर समझ आ नहीं रहे जो चैप्टर समझ में आएंगे। कौन से चैप्टर कैसे